नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको मारिया ताहिर से मिलवाना चाहता हूं। कल मैंने राष्ट्र की आवाज में मारिया की आवाज को अपनी आवाज दी थी और अपने देश की आवाज बनाई थी, राष्ट्र की आवाज बनाई थी। राष्ट्र की आवाज के जरिए मारिया की आवाज को मैंने हिंदुस्तान की सरकार तक पहुंचाया। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मारिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। मारिया को पाकिस्तान के नेताओं से अब कोई उम्मीद नहीं है। मारिया को पीओके की कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया गया है। पीओके के नेताओं से मारिया को जान का खतरा नजर आ रहा है। जब से शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान में बनी है, मारिया को ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। मारिया मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रही हैं। मारिया इस वक्त खुद मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जिसकी वजह से वो दहशत में है। मारिया, मैं जानता हूं कि आपके लिए मुश्किल का वक्त है। आज आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आपके दर्द को पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। आप मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरह की मदद चाहती हैं और आपके साथ क्या वाकया हुआ जो हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की आवाम को आप बताना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मेरा केस जो है ब्लैकमेलिंग और अगवा पैतवान। मैं पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दरबदर की चोट में पा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं दिया गया। चाहे वो कानून है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो हुकूमतें हैं, किसी ने भी जो है मुझे इंसाफ नहीं दिया। मेरे साथ हुआ इस तरह से था कि भिंबर के जो है बासर और आदि मुजरिम गुंडों ने मेरी इज्जत को तार तार किया, मेरी वीडियोस बनाई, मेरी तस्वीर बनाई, मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो मेरी जो वीडियोस हैं वो इंटरनेट पे वायरल कर दी जाएंगी और पूरी दुनिया जो है मेरी वीडियोस देखेगी। तो मैं पैसे देती रही। जब मैंने पैसे देना बंद किया तो मेरे बेटे को किडनैप कर लिया और अगवा बराए तवान की बहुत भारी जो है ना रकम की डिमांड की, वरना जो है मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने जो है इनकी हर डिमांड पूरी की। जाहिर है जब इंसान ब्लैकमेल होता है तो क्या कुछ नहीं करता। 7 माह तक मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया। 7 माह तक जो है मुझे मुख्तलिफ जगहों पे बुलाया गया, मुझे नए नए लोगों से मिलवाया गया और उनमें वो लोग थे जो कुछ पुलिस से थे। मुझे कहा जाता था कि ये फलां पुलिस ऑफिसर है, किसी को कुछ बताओगी तो तुम्हारे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा देंगे, झूठी FIR दे देंगे। मैंने 7 माह तक जो है खामोशी इख्तियार किए रखी, उनकी हर डिमांड पूरी की। 7 माह के बाद जब मैं तंग आ गई, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था, तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की तो मेरे हस्बैंड ने जो है ऐसा करने की वजह पूछी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप पहले मुझे हेल्प दें कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बाद आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि हम जो है कानून से इंसाफ मांगेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया। तो उसके बाद जाहिर है वो बैंक स्टेटमेंट जब मुझे ब्लैकमेल किया जाता था तो मेरे अकाउंट से जो है मेरे मुल्जिमान दहशतगर्दों के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होती थी। तो हमने वो बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और उसके बाद जो है हम पुलिस के पास गए। पुलिस ने हमारी जो है FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। भिंबर पुलिस ने हमें जो है जो साबिक सीनियर वजीर है चौधरी तारिक फरूक, जिसका ताल्लुक जो है PMLN से है,
मेरे जो मुलजिमान हैं ये उसके लोग हैं, उसके बंदे हैं। तो भिंबर पुलिस ने जो है हमें उनकी जो भाई हैं, उसके जो बहनोई हैं, उनके हवाले कर दिया। भिंबर पुलिस ने कहा कि एफआईआर नहीं होगी, बल्कि आपको जो है पंचायत इंसाफ देगी। अब पंचायत का इंसाफ देखें, भिंबर में पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, भिंबर में अदालतें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जो है भिंबर में खुली अदालत लगाई जाती है। तो मुझे जो है उस अदालत में 19 दिन तक दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 19 दिन तक जो है हमें परेशान किया गया, हम पे तशद्दुद किया गया। मुलजिमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया, इसके बावजूद भी भिंबर पुलिस और वो जो पंचायत थी उसने गन पॉइंट पे इन तीनों जराइम का हमसे राजीनामा लिखवा लिया, और साथ में ये भी कहा कि हमारा जो ये राजीनामा है इसको दुनिया की कोई कोर्ट भी झुटला नहीं सकती। आज जब 7 साल गुजरे हैं तो मुझे वाकई एहसास हो गया है कि जाहिर है अगर कानून होता यहाँ पे तो इस पे एक्शन होता, क्योंकि ये देखें, ये जो गैंग रेप है, ब्लैकमेलिंग है या अगवा बराए तावान है, ये तो ऐसे संगीन जराइम है जिनका दुनिया के किसी कानून में भी कोई राजीनामा नहीं है। जी जी मारिया तो बोलिए। उसके बाद मारिया बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं और पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, और जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी सुन रहे हैं, और मैं अपने साथ एक्सपर्ट को भी जोड़ूंगा ताकि आपकी वो मदद कर पाए। आप अपनी बात कहिए। थैंक यू भाई। तो फिर उसके बाद जब मुझे राजीनामा तो मैं वो लेके और पास लेके मैं डीआईजी साहब के पास गई, उनको बताया कि आपकी जो पुलिस है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, बल्कि हमें जो है चौधरी तारिक फरूक की अदालत के हवाले कर दिया था। डीआईजी साहब ने मेरी दरखास्त को मार्क किया, और उसके बाद साथ ही जो वो दरखास्त थी भिंबर थाने में फैक्स कर दी। जब फैक्स की तो 1 से 1.5 घंटे में जो है मैं मीरपुर से भिंबर पहुंच गई। जब भिंबर पहुंची हूँ, मैंने भिंबर पुलिस से कहा है कि मेरी जो है एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन भिंबर पुलिस ने कहा कि एफआईआर तो हो गई है, और एक एफआईआर नहीं बल्कि 2 एफआईआर हैं। एक एफआईआर वो थी जो मैंने डीआईजी साहब को दरखास्त दी थी, उसके एन मुताबिक थी जो मेरी तरफ से बनती थी, और जो दूसरी एफआईआर थी वो भिंबर पुलिस ने मुलजिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी तरफ से दर्ज की थी, और वो एक कमजोर सी एफआईआर थी जिसमें जो एलिगेशंस हैं वो ऐसे थे जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया जाता है जी। तो भिंबर पुलिस ने जो है मेरे साथ जब मेरे बयान रिकॉर्ड करना शुरू किए तो भिंबर पुलिस ने जो है मुझ पे ही तशद्दुद शुरू कर दिया, मेरे सर से चादर छीन ली और मेरे बच्चों पे जो है तशद्दुद शुरू कर दिया। जब भिंबर पुलिस ने हमें ये तासुर दिया कि हम पे तशद्दुद किया, मतलब इस तरह का तासुर दिया गया, इस तरह का सलूक किया गया जैसे मेरे बच्चों ने या मेरे हस्बैंड ने जो है किसी की माँ बहन बेटी के साथ रेप किया हो, जैसे मुजरिम हम हो जी। हम लोगों ने वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाई और हम लोग मीरपुर ले आए। भिंबर पुलिस ने ऑलरेडी मेरा केस खराब कर दिया था। जाहिर है जब मेरी जो एफआईआर थी उसी को खारिज कर दिया तो पीछे आप ये देखें केस क्या रह जाता है। बिल्कुल मारिया, मैं जब मीरपुर आई हूँ, मारिया मैं आगे की स्टोरी आपसे समझूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ सिकंदर रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं। सिकंदर साहब, आपने मारिया की जुबानी सुना उनकी दर्द भरी कहानी। चूंकि ये दर्द आज का नहीं है, पिछले 7 सालों से वो स्ट्रगल कर रही हैं। पाकिस्तान की जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो वहां की कानून व्यवस्था है वो आपने मारिया की जुबानी खुद समझ ली। हिंदुस्तान की सरकार इनकी किस तरह से मदद कर सकती है, चूंकि ये देश के प्रधानमंत्री से ये मदद की गुहार लगा रही हैं, और आप चूंकि पीओके के अच्छे जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। और मैंने जो सुना है मारिया को, बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही मतलब इंतहा जुल्म की खत्म हो गई है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ जी। पीओके गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं है, बीच में बस एक नीलम घाटी की दूरी बनती है, बाकी हम बहुत नजदीक हैं। वैसे हमारे क्या की बेटियों के साथ चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां भी फौजियों ने किया है। और ये जो आप बता रही हैं मारिया, मुझे बहुत इस पाक महीने के अंदर ये जो कहानी सुन रहे हैं हमको सुनने में कुछ अच्छा सही लग रहा है, बहुत ही तकलीफ। ये इस तरह के तो जुल्म पाकिस्तान में एक आम बात है, आम बात है। और ये जुल्म जो है वहां की गवर्नमेंट क्या, वहां के लोगों की अदा है, वहां के लोग समझिए, वहां के जो लीडरान हैं, वहां के लोग आम लोग हैं, वो इस तरह के औरत को 3rd डिग्री का मतलब बना के रखा, 2nd नहीं 3rd, बिल्कुल औरत को ऐसे घर के अंदर बना के रखा हुआ है कि बस पूछे मत। वो सिर्फ जुल्म सहती है, जुल्म सहती है, जुल्म सहती है।
अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये बात हो सकती है अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला हो गया है, या आपके टेलीविजन पर आ गई है तो ये इंटरनेशनल हो गया, समझिए इसी वक्त से हो गया है जी। तो ये बात जो है की जा सकती है, और मैं समझता हूं कि मैं प्रधानमंत्री इसमें एक्शन जरूर लेंगे, वहां के प्रधानमंत्री से जरूर बात करेंगे, डिप्लोमेटिक बात होगी कि भाई इस तरह की बात हो रही, वहां की लड़की कह रही है, अगर वो कह रही है कि हिंदुस्तान में आना चाहती है तो मैं समझता हूँ हम ये तो वेलकम है, आप जरूर आइए, हम तो चाहते हैं उस पूरे इलाके को यहाँ मिला लें, हम तो लगे हुए हैं पीओके गिलगित बल्तिस्तान को भारत में मिला लिया, लेकिन रिजवी साहब, जुल्म खत्म हो जाए। रिजवी साहब, मारिया की जिस तरीके से दर्द भरी कहानी है, जो जुल्म और ज्यादती वहां पर उनके साथ हुई है, इनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये वहां से छुटकारा पाकर हिंदुस्तान आ सकती हैं? चूंकि इनका मन है हिंदुस्तान आने का, इनको आप क्या गाइड कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने अभी अर्ज किया कि ये मामला इंटरनेशनल हो गया, इसी वक्त से हो गया। अब ये अगर इनके पास पासपोर्ट है, इनकी फैमिली का पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट फौरन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट इनके पास है तो इंडियन सफीर खाने में जाकर के सफारत खाने के अंदर इंडियन एम्बेसी, जब मामला डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आएगा तो उनको वीजा भी आसानी से मिल जाएगा। वो बात अलग है, इनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ना करे, क्योंकि वहां तो पुलिस खुद जो है क्रिमिनल है, और खास करके पीओके की जो लेकिन रिजवी साहब वो बता रही हैं कि वहां तो पुलिस के अफसरान ने भी उनके साथ ज्यादती की है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि वहां पर क्रिमिनल हैं, सीधी से मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि वहां की पुलिस भी क्रिमिनल है। तो वो जब जुल्म ज्यादती पुलिस ने खुद की है तो वहां पे इंसाफ मिलता नहीं है ऐसी जगहों को पर। बस ये कि जो डिप्लोमेटिक तरीका जो अभी तैयार किया है, ये तारिक फारूक का वो जिक्र कर रही हैं जो पीएमएल का नेता है जी, और खुद कद्दावर नेता। अब तो उनकी भी सरकार आ गई, अब तो और भी ज्यादा उम्मीद कम है कि मारिया को न्याय मिले। इसीलिए कल मैंने इनकी आवाज को राष्ट्र की आवाज बनाया था। कल भी मैंने लगातार इनकी खबर को पूरे हिंदुस्तान को, सरकार को दिखाने की कोशिश की, और आज मैंने खुद ये कोशिश की, मेरी टीम ने कोशिश की कि मारिया की आवाज को पूरी आवाम तक, सरकार तक पहुंचाया जाए। मारिया, क्या आपने हिंदुस्तान की एम्बेसी में जाने की कोशिश की? क्या वहां पर दरखास्त की है हिंदुस्तान आने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। जी, क्या आपने सरकार के किसी नुमाइंदे को सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर या कोई एप्लीकेशन के जरिए अपील की है? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो आगे करेंगी आप? जी जी, आगे मैं जरूर करूंगी। चूंकि हमारे साथ में रिजवी साहब भी हैं, ये एक्सपर्ट हैं, आपको अगर कोई बातचीत करनी है, कोई गाइडेंस लेनी है, कोई सलाह मशवरा करना है, तो आप रिजवी साहब से डायरेक्ट बातचीत करिए। हाँ, बस मैं इतना ही पूछना चाहूँ। थैंक यू सर। मैं बस इतना ही जानना चाहूँगी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके मुताबिक जो है, जो मेरा राइट है यहाँ से अपनी रियासत में जाने का, इंडियन कश्मीर में जाने का, तो उसको कौन सा जो है वो मतलब जो मेरा हक बनता है, मैं अपने किस हक को इस्तेमाल। क्या बात करिए बेटा आपने, क्या बात करिए आपने। यही है बात कि यूनाइटेड नेशन खुद देख रहा है चीज को, यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। बिल्कुल सही आपने बात की है कि जो हमारा खास मुल्क जो मेन जम्मू एंड कश्मीर है वहां आने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल आपने सटीक बात करी है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, मारिया, आप मेल भेजिए, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी को भेजिए मेल, और कॉपी करिए सबको, और अपने जो नए प्राइम मिनिस्टर उनको भी कॉपी करिए आप। और आप भारत से तो बात कर ही रही हो, भारत के प्रधानमंत्री को खबर हो भी गई होगी, मुझे लगता है कि प्रोग्राम देखा जा रहा होगा, क्योंकि इसके काफी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। तो आप अपने को महसूस करिए, और आपके साथ पूरी ताकत एक मुल्क खड़ा है, आप अकेली नहीं है। जी मैं जानती हूँ, और मैं इसके लिए जो है काफी शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे इंडियन बहन भाई, मैं एक चीज जानता हूँ, ये आपको पासपोर्ट जल्दी आपको नहीं देने दे। ये आप ये देखिए किस शहर में, मुझे नहीं पता आप पीओके किस शहर के अंदर है, क्योंकि एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर इंडियन एम्बेसी है, और वहां जाकर के अगर आप इंडियन एम्बेसी के अंदर एंटर कर जाएंगी तो मैं समझता हूँ यू आर सेफ। आप इंडियन एम्बेसी एक बार अपनी फैमिली के साथ एंटर कर जाइएगा तो मैं समझता हूँ आप सेफ हो। मैं जरूर कोशिश करूंगी। जी मारिया, चूंकि जिस तरीके से रिजवी साहब भी कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर जाएंगी, आपके साथ सेफ हो जाएंगी। आपके पास पासपोर्ट तो होगा, आपके परिवार वालों के पास? जी जी मेरे पास पासपोर्ट। तो रिजवी साहब की ये सलाह मशवरा है कि आप
इस्लामाबाद में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर जाएंगी, वहां के जो एम्बेसडर हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। और चूंकि लगातार मैं कल से ही आपकी आवाज को उठा रहा हूं, चूंकि आप इस वक्त हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पर मौजूद हैं, करोड़ों देश की आवाम आपको सुन रही है। चूंकि राष्ट्र की आवाज इस प्रोग्राम का नाम है, सरकार के नुमाइंदे भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की कि आपकी हम मदद करें। चूंकि हम अपने राष्ट्र के जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आपके साथ तो जुल्म और ज्यादती हुई है जिसके लिए पिछले 7 साल से आप लड़ाई लड़ रही हैं। हिंदुस्तान की आवाम, हम और हमारा चैनल भी आपके साथ खड़ा है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अब आप आगे की बात आप करिए जो आप बात करने वाली थी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जाहिर है जब मेरी FIR ही जो है खारिज हो गई तो कार्रवाई क्या होनी थी, क्या रिकवरी होनी थी, कुछ भी नहीं बना मेरे केस पे। लेकिन फिर मैंने जो है इन पिछले 7 सालों में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। मैं मुजफ्फराबाद में यूनाइटेड नेशन के सामने, जाहिर है एहतजाज मेरा हक है, मुझ समेत हर शहरी का हक है और यह हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन जब मैंने जो है मुजफ्फराबाद में यूनाइटेड नेशन के सामने पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था यहाँ पे। अगर मतलब किसी के साथ जुल्म होता है तो वो जुल्म के खिलाफ अकेली लड़ती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसका कोई साथ नहीं देता। चंद लोग होते हैं जो बीच में से तो साथ होते हैं लेकिन सामने आने से डरते हैं। तो मैं फिर मुजफ्फराबाद गई हूँ, मुजफ्फराबाद जाके जो है मैंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, लेकिन जो ये पाकिस्तानी जो कश्मीर है, इस गवर्नमेंट ने भी और इस पुलिस ने मुझसे मेरे एहतजाज का हक लिया। मुझे मारा पीटा गया, मेरे बच्चों को उठा के जो है इस तरह से गाड़ियों में फेंका गया जिस तरह से किसी मरे हुए जानवर को भी नहीं फेंका जाता। मेरे हाथ पांव बांध दिए गए। मेरे बेटे को, 2 साल का बेटा था मेरा, उसको भी जो है हथकड़ियां लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि हमने जो है एहतजाज करने की कोशिश की और हमें जो है हाथ पांव बांध के हमें रियासत बदर करने के लिए हमें कोहाला का पुल क्रॉस करवाया गया और हमें जो है शाम के टाइम मरी के जंगलों में फेंक दिया गया ताकि जानवर जो है हमें वैसे ही खा जाएं। लेकिन जब मुझे वहां पे फेंका गया तो मैंने पुलिस से सवाल किया कि मुझे यहाँ पे क्यों फेंक रहे हैं, मेरी रियासत पाकिस्तान नहीं बनती, मेरी रियासत उस तरफ है, मुझे जो है श्रीनगर जाने दिया जाए। और मैंने ये बात जो है बार बार दोहराई है कि अगर मुझे रियासत बदर करना है सिर्फ एक एहतजाज करने पे, तो मेरे साथ जो है इतना जुल्म ना करें, मुझे इस रियासत में ना भेजें, पाकिस्तान की रियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद मैंने जो है सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक तक भी रसाई की, वहां भी जो है मेरी बात नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि जाहिर है जब पीछे जो है एक वजीर हो, एक ताकत हो, तो फिर मेरी जो बात है वो किस तरह से सुनी जाती। और इंसाफ ना मिलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो तारिक फरूक। उसके बाद ये है कि जो मेरे मुल्जिमान हैं उनका जो है हर बंदा किसी न किसी महकमे में उनको बचाने के लिए मौजूद है। जिस तरह से मैंने अर्ज की कि ये जो है ये आदि मुजरिम है, ये माजी में भी बहुत सी लड़कियों से जो है रेप कर चुके हैं। ये लड़कियों को जो है पूरे कश्मीर से अगवा करके भिंबर लाते हैं, उनके साथ जो है ज्यादती करते हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे जो है उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं। एक को जो है रेप के बाद ही जिंदा जला चुके हैं। अच्छा, उन केसेस का क्या हुआ? मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि उन केसेस का ये हुआ कि पहले तो भिंबर पुलिस जो है कोई FIR दर्ज करती नहीं, क्योंकि तारिक फरूक की इजाजत के बिना भिंबर पुलिस स्टेशन में कोई भी FIR दर्ज नहीं होती। और अगर कोई FIR दर्ज हो भी जाए तो आज तक जो मेरे मुल्जिमान हैं उनको कभी भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, कभी भी जो है उनको किसी एक केस में भी सजा नहीं। जी मारिया, लोग जो है सरकार, मारिया मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा और रिजवी साहब आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे एक कॉमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा ब्रेक होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप दोनों से बातचीत करूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं। मारिया की ये दर्द भरी कहानी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश की सरकार मारिया की मदद करे। अगर वो एम्बेसी जाती हैं तो उनकी मदद जरूर होगी। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए भी अपील करना चाहता हूं सरकार से, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से वो गुहार लगा रही हैं। उन्होंने जो गुहार लगाई है वो वीडियो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बातचीत भी करूंगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं मारिया की,
जैसे ब्रेक से पहले मैं मारिया से बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से जुल्म और ज्यादती उनके साथ हुई है, उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार से गुहार लगाई है। मारिया लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। मारिया और सिकंदर साहब दोनों स्क्रीन पर लाइए। मारिया, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आप बता रही थी कि जो जुल्म और ज्यादती आपके साथ हुई है, आपके अलावा और भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बदसलूकी वहां पर होती है। जी जी बिल्कुल। मैं अगर अपने मुल्जिमान की हद तक बात करूं तो सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जो इंसाफ की मुंतजिर हैं, जिनमें से किसी एक को भी जो है अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया। और अगर मैं पूरे कश्मीर की बात करूं, पाकिस्तानी कश्मीर की, तो यहाँ पे जो है 2 साल की बच्ची को भी जो है रेप के बाद कत्ल कर दिया जाता है, और उसके जो मुल्जिमान हैं वो उसी तरह से दंदनाते हुए फिर रहे हैं। उसके मुल्जिमान का जो था वो सजाए मौत थी, उनको सजाए मौत होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है जितने भी ये रेप केसेस हुए हैं, बच्चों तक को जो है माफ़ी नहीं दी जाती। मेरे जो अपने मुल्जिमान हैं वो तारिक फ़ारूक की पुष्पनाही में लड़कों से भी रेप कर चुके हैं, सैयद फैमिली के बच्चों के साथ भी इन्होंने रेप किए हैं। लेकिन कानून जो है वो खामोश तमाशा ही है। कानून डरता है। कानून क्यों डरता है कि जो मेरे मुल्जिमान हैं और जो इनका लीडर है तारिक फ़ारूक, इन्होंने 2 बार जो है अहाता कचहरी में, मतलब सरकारी इमारत पे इन लोगों ने 2 बार हमला किया, और जो उस वक्त के हाजिर डीसी और एसपी थे उनको जो है इन्होंने यरगमाल बनाया। हमलावर जो है डीसी और एसपी पे हुए, और उस वक्त जब इन्होंने हमला किया तो जजिस जो हैं वो अदालतें छोड़ के पिछले दरवाजों से भाग गए थे। इन्होंने बेगुनाह लोगों पे जो है फायरिंग की, किसी के बाजू टूट गई, किसी की टांग टूट गई। तो इन्होंने डीसी और एसपी को जो है टारगेट तो ज़ाहिर वही थे, उनको जो है मारा पीटा, उन्हें बंदर बना दिया, उन्हें वॉशरूम में बंद कर दिया, उनका पानी बंद कर दिया। रात को सर्च ऑपरेशन करके पाक आर्मी ने जो है डीसी और एसपी को बाजियाब करवाया था। अब देखें, जो पुलिस जो है अपना इंसाफ ना ले सकी हो, वो किसी और को इंसाफ क्या देगी। और मैं भी, पुलिस बेबस है। पुलिस क्यों बेबस है? वो इसलिए कि उन्हें पता है कि हमारे सीनियर के साथ ये सब कुछ हुआ था, तो हो सकता है कि अगर हम जो है तारिक फ़ारूक के खिलाफ जाएंगे तो हमारे साथ भी जो है वो यही कुछ होगा। ये तारिक है कौन, वहां क्या करता है? ये साबिक सीनियर वजीर है। तो इनकी शय मिली हुई है उन गुंडों को? जी जी, उसकी पुश्तनाई में जो है ये सारी जो है ये शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, नवाज शरीफ की जो पार्टी, अब जो वजीर आजम बने हैं, उन्हीं की पार्टी का नेता है ये। क्या आपने इसके खिलाफ दूसरे मुल्कों के, हिंदुस्तान के अलावा क्या यूएन में जाने की सोची? आपके जो वकील थे, जो आपके आइन के वहां के मजबूत लोग हैं, क्या आपने उनसे मदद मांगी? मायरा, मैंने यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं, मैंने वहां तक तो रसाई नहीं की। कुछ भाई हैं जो मतलब जिनमें इंसानियत है, जो पाकिस्तान से, कश्मीर से बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है मुझे सलाह दी और उन्होंने जो है मेरा साथ भी दिया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी जी जी। लेकिन मैंने बाकी जो ममालिक हैं उनसे इसलिए अपील नहीं की कि आपको पता है जो हमारा यहाँ का माशरा है, जो हमारा यहाँ का सिस्टम है, वहाँ पे अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो उसको बुरा कहा जाता है। कहते हैं कि इसके साथ जुल्म नहीं हुआ था, ये है ही बुरी थी। तो अगर मैं ऐसे में किसी मुल्क से जो है प्रोटेक्शन की अपील करती तो मुझे जो कहा जाता कि ये सस्ती जो है शहरियत के लिए ये सब कुछ कर रही थी, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इन्हीं को जो है पिछले 7 सालों से इन्हीं को कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ दें। मतलब पिछले 7 सालों से इन्हीं को जो है इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रही हूँ, लेकिन मुझे जब मैं बेबस हो गई हूँ, मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, तो मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं अब पुल के सामने हूँ। बिल्कुल। रिजवी साहब, जिस तरीके से मारिया की आप बात सुन रहे हैं, सुनकर आपकी भी रूह फना हो रही होगी, हमारी तो हो ही रही है, और बाकी जो देश के करोड़ों लोग इस समय सुन रहे हैं या सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं। मारिया कह रही है कि 2 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा जाता है। ये हैवान है। मैं यहाँ पे एक लाइन लेना चाहूंगा, ये आज की बात नहीं है। हाँ। ये उनकी पुरानी ट्रेडिशन है। वहां फीमेल घर में पैदा हो जाना ये बड़ी मुसीबत है। बच्चियों को बड़ा करने तक के उनको संभाल के रखना, उनको महफूज रखना बहुत ही मुसीबत है। वो खासकर जिस इलाके से ये आ रही हैं मारिया, वो इलाका वैसे भी बहुत दूर, थोड़ा सा हट करके है, पहाड़ी इलाका है वो, और उस इलाके के अंदर तो जितना जुल्म जातियां होती वहीं सांसें दब के रह जाती। और ये जैसा भी बता रही बेटी ये कि पुलिस भी बेबस है पॉलिटिशियन के सामने। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल के वहां के पॉलिटिशियन ने कितना जुल्म की इंतहा कर रखी है। नहीं, पॉलिटिशियन तो छोड़िए रिजवी साहब, पुलिस वाले तक
जजिस तक अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं। इन्होंने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया, मुआशरा, इनकी सोसाइटी जी, यहाँ पूरी जो पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो इसी तरह की है। वो आप किसी सूबे में चले जाइए, आप पख्तूनवा चले जाइए, बलूचिस्तान चले जाइए, सिंध आ जाइए, पंजाब में तो है ही ये सबसे ज्यादा। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी और इतना जुल्म ज्यादतियां कर रखी है, पूछे मत, खास करके फीमेल के साथ कर रखी। लेकिन रिजवी साहब, अब तो इमरान खान की सरकार में इन्होंने न्याय मांगी, अब तो खुद उनकी सरकार आ गई है, अब तो इनके लिए और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, या इन जैसे और लोगों के लिए। सरकार कैसी भी आ जाए जी, शक्लें बदलती रहेंगी लेकिन अदा नहीं बदलेगी। ये शक्ल बदल जाएगी, इनके झंडे बदल जाएंगे, इनके दिल नहीं बदलते हैं। ये सिर्फ पावर के लिए पावर प्ले करते हैं, लेकिन जो अंदर से इनका मुआशरा, जिनकी सोसाइटी है, वहां की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो उसी तरह की है। वो जुल्म जाती, वही कहते हैं, थर्ड ग्रेड का बिल्कुल उन्होंने फीमेल को बना कर रखा हुआ है। जी, मैं भी बताया, लरज गया हूं सुन करके, 2 साल के बच्चे के साथ क्या मतलब किया होगा। अब सोचिए कि क्या सोच है, हैवानियत है ये। और इसी वजह से ये देखिए, पाकिस्तान तो बदनाम पूरे दुनिया का, अब तक पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, वहां के हालात को देख देकर। बिल्कुल। और रिजवी साहब, ये तो बेहद शर्मनाक बात है। कानून का वहां कुछ नहीं है, आइन की कोई वैल्यू नहीं है, नेताओं की कोई अपनी हैसियत नहीं है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है, दहशतगर्दी चरम पर है। और अब तो जुल्म और ज्यादती की तमाम इंतहा पार हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से मारिया अपनी बात कह रही हैं, मैं कह रहा हूं कोई भी अगर इंसान होगा उसकी रूह कांप जाएगी सुनकर। मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा मारिया से, आपकी बात मैं माफी चाहूंगा बीच में। जी, मैं जानना चाहूंगा, जो जिस लीडर का नाम ये ले रही हैं, वो लीडर कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं या नीचे से पंजाब से आते हैं? नहीं, वो मेरे ही जिले के हैं, भीमबर के। अच्छा, आप ही के जिले के? जी जी। लेकिन ये कि वो पॉलिटिकल उनकी बैकग्राउंड जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी? नहीं, असल में सर उसकी कोई जमात नहीं है, उसने अपनी ही जमात बनाई हुई है, और उसकी जमात जो है वो दहशतगर्दी की है। उसने तो सिर्फ और सिर्फ जो है नून लीग का सहारा लिया हुआ है। जी, समझ गया मैं। और दहशतगर्दी ही है ये, दहशतगर्दी ही है, और खासकर आपके इलाके में ज्यादा है, देखिए आपकी जो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। रिजवी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, इनको क्या आप ऐसी एडवाइस करेंगे ताकि उन जालिमों से, उन दहशतगर्दों से ये बच सके? मारिया, देखिए, जिस जगह ये रह रही, मुझे वहां का सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता, किस तरह की सिक्योरिटी है, इनकी फैमिली की सिक्योरिटी दी गई है, नहीं दी गई, अकेली है, तनहा है, इनकी फैमिली तनहा है, नियम समझ गए, पूरी बात मेरे समझ में आ चुकी है जी। ये इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और तरीका है जो आपने इख्तियार किया है, जो पूरी दुनिया को इनकी कहानी सुना रहे हैं। जितना ज्यादा सुना जाएगा, पूरी दुनिया सुनेगी, उतनी महफूज हो जाएगी। उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, उनको फेस करना पड़ेगा उस कंट्री को, बल्कि इनके प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपसे, मजबूर हो जाएंगे, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर हमारी कैसे जो कहते हैं नेशनल लेवल को कर लीजिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए, हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, या अभी कुछ लोग हमको मैसेज भेज रहे हैं, आपका जब वो था बीच ब्रेक था, तो मैं देख रहा मैसेजेस आ रहे हैं कि साहब हम पाकिस्तान एम्बेसी में जा रहे हैं एजुकेशन करने की।